Yeah, hello everyone. Welcome to the crash course guys and welcome to the session. तो गाइस सभी का स्वागत है इस क्लास में और सभी का इस एटीसी क्रैश कोर्स डे 16 में आपका स्वागत है ना गाइस। जैसा मैंने कहा हुआ है, जैसे कुछ लोग बना रहे हैं किसी का डाउट था कि सर अब कैसे सिलेबस खत्म होगा। तो गाइस सिलेबस वैसे ही खत्म होगा जैसे मैंने डे 1 को कहा था, है ना। डे 1 को जैसे कहा था उसी, अगर 25 को एग्जाम होता भी है उसके पहले भी सिलेबस आपका खत्म होगा। नो नीड टू वरी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, राइट। हाय मधुमंती, हेलो दीपक, हाय विनोद, हेलो प्रखर, हाय रुचि, हेलो वेदांत, एवरीवन सभी को हाय तिलक कुमार साहू। तो गाइज सभी का स्वागत है गाइज। आज आई थिंक कि आप लोगों ने फिजिक्स का अब क्या करें वाला वीडियो देख लिया होगा, राइट। अब वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज जाके आप लोगों ने देख लेना। मैंने उसमें काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है। बाकी डे 6 तक का प्लान आपको बताया है आज की क्लास में, और कल हम लोग आपको डे 2 का बारे में बताएंगे। इज दैट ओके? फोटो बढ़िया है सर, अच्छा थैंक यू सर। इंजीनियरिंग मैथ इज एनफ फॉर एटीसी। तिलक इंजीनियरिंग मैथ, हाँ बहुत, इंजीनियरिंग मैथ अगर आपने लगभग कर लिया तो 30 में से आपके 28-29 क्वेश्चन तो वहीं से आ जाते हैं, राइट। क्योंकि यहीं से आता है जो भी, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मतलब आसान वाली चीज आती है इंजीनियरिंग मैथ करते टाइम आपको उतना आइडिया हो जाएगा, आप कर लोगे सफिशिएंट, राइट। बिल्कुल, हाँ बस इतनी बात है कि एओ के लिए आपको इंजीनियरिंग मैथ की जरूरत नहीं है। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस फिजिक्स। तो फिजिक्स में मैं आपसे बोलूंगा कि आपको जो जरूरत है फिजिक्स के लिए वो है कि आप जो मैं पढ़ाऊंगा आप देख ही लोगे, आइडिया सबका दे ही दूंगा क्या क्या करना है ना। पहले दिन से आपको बोला हूं कि आपको मेहनत करना है। अगर मेहनत करोगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी यहां पे, और बहुत अच्छा कर लोगे। विश्वजीत सर यू लुक्स लाइक मराठी हीरो। ओहो कोई बात नहीं, आप लोग फेमस कर दो, मराठी फिल्म ज्वाइन कर लेंगे, है ना तक थैया करेंगे हम भी। चलो सो एवरीवन वेलकम टू द क्लास गाइज, वेलकम टू द सेशन। और स्टार्ट करते हैं आज हीट ट्रांसफर। गाइस मैंने बोला है आपको हीट ट्रांसफर आज, कल के दिन में थर्मोडायनेमिक्स, ईडीसी नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद से आपका ऑसिलेशन वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एंड देन मॉडर्न फिजिक्स, एंड देन उसके मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी कुछ बचे हुए हैं रोटेशन वगैरह। गाइज मैं बता रहा हूं, मैं पैनिक नहीं हो रहा हूं, आप भी पैनिक मत हो। मेरे को सिलेबस खत्म करना है, भले 25 को एग्जाम हो या ना हो। आप लोग यहां पे रहना, आपको एकदम चीजें अच्छे समझ में आएंगी। सर विल दिस क्रैश कोर्स बी इनफ फॉर फिजिक्स? परीक्षित टेटू डियर, देखो मैंने पहले दिन से ये बोल रखा हुआ है कि आपका जितना भी नंबर आ रहे होंगे उससे इंप्रूव करोगे। सफिशिएंट नहीं बोलूंगा, बट हाँ अगर आपने बहुत सीरियसली तरीके से, मैं जितनी चीजें टर्मिनोलॉजीज यहां पे यूज करता हूं उसको अगर आप ने ठीक से अगर रिवाइज कर लिया तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, राइट। एग्जाम बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। और अगर किसी ने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और फिर वो यहां पे रिवीजन के लिए आ रहा है ना, तो वो गाइज ये तो आपके लिए सफिशिएंट होगा इनफ के लिए, राइट। क्रैश कोर्स, राइट। आप ये बात को समझते हो, आप मैच्योर हो इनफ, आप मैच्योर हो, इतनी बात समझते हो कि गाइज जिस कोर्स को 150 घंटे में कराया गया है उसको 30-40 घंटे में कराना उतना पॉसिबल नहीं है। बट मैं 30-40 घंटे में आपको पूरे सिलेबस का जो क्रीम होता है वो निकाल के आपको दे दूंगा। हर एक टॉपिक को आपको बता दूंगा कि ये पढ़ना है, और हर एक टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बस देखना कैसे वो यहां पे पता चलेगा, राइट। सो उसके लिए आपका साथ की जरूरत है। शुड वी स्टार्ट नाउ गाइस? एक बार जल्दी से यस बोल दें जितने भी लोग 35-36 लोग देख रहे हैं, और जल्दी से बोले हैं तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। गाइस 36 लोग देख रहे हैं और 19 लाइक हैं। इट डज नॉट लुक्स गुड, थोड़ा सा अच्छा फील कराएं और स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से यस बोलो। अब क्या होगा पढ़ के? अनीश कुमार, अगर अब नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अब क्या होगा पढ़ के, ये अप्रोच मत रखो डियर, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, और पढ़ोगे तो उन्हीं का होगा जो आप पढ़ेंगे, है ना। ये भी ध्यान रखना। चले स्टार्ट किया जाए। चलो वेल डन, वेरी गुड, ऑसम। लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का, दैट इज योर हीट ट्रांसफर, राइट। टेम्परेचर एंड हीट वी विल बी टॉकिंग एवरीथिंग, राइट। चलो
सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गाइस टेम्परेचर एंड हीट। मुझे बताओ सबसे बड़ी बात मैं आपसे बोलूं कि गाइस टेम्परेचर फ्लो करता है या हीट फ्लो करता है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई आप मुझे बताओ कि फ्लो क्या करता है, टेम्परेचर फ्लो करता है या हीट करता है। एकदम सिंपल सा सवाल ना, टेम्परेचर फ्लो करता है या हीट, कौन फ्लो करता है, फ्लो कौन करता है, आप लोग बताएं जल्दी से बताओ गाइस, कौन क्या फ्लो करता है, टेम्परेचर या हीट। तो एकदम सिंपल सी बात है यहां पे कि टेम्परेचर डज नॉट फ्लो, टेम्परेचर डज नॉट फ्लो, राइट। ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगा अगर हम बोले कि टेम्परेचर फ्लो कर रहा है, राइट। ऐसा नहीं होता। हमारा पास में क्या होता है, हीट फ्लोज, राइट, हीट फ्लो करता है। और हीट कैसे फ्लो करता है, एवरीवन, हीट कैसे, अरे भाई साहब टेम्परेचर नहीं, नौशीन फातिमा, टेम्परेचर नहीं, देखो आप नोट करके लिखो कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। जैसे आपको ठंड कब लगती है, ठंडी के दिन में, मतलब इन द सीजन ऑफ विंटर्स में क्या होता है, आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टेम्परेचर हो जाता है 20, 22, 23, है ना। तो आपके अंदर से, क्योंकि आपकी बॉडी हीट है, तो बाहर जो है कम टेम्परेचर है। इवन गाइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कुछ ना कुछ हीट होती है, राइट। हमें हमेशा हीट पे बात कर, जैसे पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल इज अ रिस्पेक्टिव क्वांटिटी, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हीट भी एक रिस्पेक्टिव क्वांटिटी है, हायर हीट लोअर हीट। तो हायर हीट टू लोअर हीट, राइट, सॉरी, टेम्परेचर इज अ रिस्पेक्टिव क्वांटिटी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट। तो जो आपका हीट होता है वो फ्लो करता है कहां से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। सेम तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पे पोटेंशियल वाला काम टेम्परेचर का हो जाता है और हीट वाला काम इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाता है। जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर? एग्जैक्टली, राइट। समझ में आई बात ना, ये बात समझ में आई जो मैंने आपको समझाना चाहा। गर्मी के दिनों में क्या होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर 37, राइट, और बाहर का टेम्परेचर 50, 45 इंडिया में, समझ रहे हो। तो 45 से जब आपका टेम्परेचर, हीट बाहर ज्यादा है, जब हीट बाहर ज्यादा है, टेम्परेचर बाहर ज्यादा है, टेम्परेचर बाहर ज्यादा है, तो ज्यादा टेम्परेचर से वहां से हीट आपके बॉडी में फ्लो करेगी तो आपको गर्मी लगेगी। जब आपके बॉडी को हीट मिलेगी तो आपको गर्मी लगेगी, और जब आपकी बॉडी से हीट निकलेगी यानी एनर्जी निकलेगी तो आपको ठंड लगेगा। ठंड के दिनों में आपका टेम्परेचर 37, बाहर का टेम्परेचर 25, 20, 30 जो भी है, यानी कि आपका बॉडी हायर टेम्परेचर, बाहर सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर, आपके शरीर से एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में, तो आपको लगती है ठंड, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस। अपने लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये देखते हैं हम लोग, अपने पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का सिंपल सा मतलब है गाइस कि आप पहले मुझे बता दो कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। टेम्परेचर को नापने का तरीका कि कितना ज्यादा टेम्परेचर है, आप कैसे करेंगे। इसके पास में आपके पास 4 स्केल हैं। फर्स्ट इज योर सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड र्यूमर्स स्केल, राइट। ये 4 चीजें हैं, है ना, कि सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड र्यूमर स्केल। मैं आपको बता रहा हूं 90% लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता या भूल चुके होते हैं, एकदम शायद पढ़ा हो बट भूल चुके हैं, है ना। तो अब इनका रिलेशन क्या है भाई, देखो, जो तुम्हारा सेल्सियस में होगा टेम्परेचर, उसमें आप 273 ऐड कर दो तो आपको मिल जाता है केल्विन में टेम्परेचर, और सेल्सियस, फारेनहाइट एंड र्यूमर में ये रिलेशन होता है। तो मैं इसके लिए सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको बोलूंगा, राइट, आपको मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा सीधे से, राइट, आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि कन्वर्ट 60 डिग्री फारेनहाइट, 60 क्यों लोगे आप लोग, 100 डिग्री ले लो भाई, 100 डिग्री फारेनहाइट इन नंबर 1 केल्विन, डिग्री सेल्सियस, 3rd डिग्री र्यूमर। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, आपको देता हूं 1 मिनट का टाइम, आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। एवरीवन
अरे मोनिका कृष्णा, कल का सेशन अटेंड करना, वहां पे इस कप की बातें करते हैं। हमने आपको आज एक सेशन किया था यूट्यूब पे कि अब क्या करें, उसमें काफ़ी कुछ बताया हूं, और आगे की जो भी बात बची हुई है वो हम लोग आपको कहाँ बताएंगे, कल का जो सेशन है उसमें और डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं रिगार्डिंग AO एंड ATC, राइट। तो परेशान नहीं होना है, उसका अलग चीज़ है। यहाँ पे जो पढ़ाई की बातें करते हैं उसको पढ़ाई तक सीमित रहने दो, है ना। जो हम लोग बात करेंगे, चलो चलो जल्दी से इसको बताओ। अरे एक मिनट, हाँ, इट इज 180 गाइस, ये टाइपिंग एरर है। आई होप आप लोग इतना समझते हो यार, इतना समझदार हो ना। ये क्या है, ये आपका है 180, है ना, दिस इज 180। एक मिनट गाइस, एवरीवन 180, राइट, 180, ओके 180। किसने बताया मुझे? जसवंत, थैंक यू जसवंत, थैंक यू सो मच जसवंत। ऐसे एरर्स छोटे मोटे हो जाते हैं। तो गाइस जल्दी से बताएं, आई होप कि आपको समझ में आया। जल्दी से गाइस एक काम करना, सेशन छोड़ना मत, सेशन छोड़ना मत, लास्ट तक बता रहा हूं, बने रहना। यहां जितना कुछ करा रहा हूं अगर उसको दिमाग में रख लिया ना तो आप फोड़ दोगे, है ना, तो आप फोड़ दोगे, सच बता रहा हूं। और मुझे आपसे फुड़वाना है, मैंने ये जिद मानी कि मुझे आपसे फुड़वाना है। जल्दी से बताएं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन में। चलो बात करते हैं आगे, यहां स्टार्ट करते हैं। हमको पता है TF माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू TR अपॉन 80, है 80। क्या होगा ये आपका हो जाएगा 29 जा 24 जा, राइट। मल्टीप्लाई करो 4TF माइनस 32 तो 8 12 128 बराबर 9TR, है ना। तो यहां से आपको मिल जाएगा TR बराबर 4 इंटू TF मतलब 4 इंटू 100 माइनस 128 अपॉन 9। सॉल्व कर लो, 400 माइनस 128 मतलब कि 272 अपॉन 9, राइट। तो यह आ जाएगा कुछ 30 पॉइंट कितना, दुनिया 18 इतना कुछ डिग्री र्यूमर, बोले आया समझ में सबको? गाइज आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया, 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना ये कैलकुलेट करके। लेट्स टॉक अबाउट डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग बात करें, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, राइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन है? डिग्री सेंटीग्रेड में है TC अपॉन 100 बराबर TF माइनस 32 अपॉन 180, है ना। तो कितना होगा 25 जा 29 जा, है ना, 25 जा 29 जा। तो क्या होगा TC बराबर कितना होगा, ये 5/9 इंटू 100 माइनस 32। 100 माइनस 32 का मतलब 68, है ना। तो यह आ जाएगा 5 इंटू 9 सते 63 पॉइंट 63 5 50 9 5 45 समथिंग लाइक दिस। तो यह आ जाएगा 37.5 के आसपास, राइट। ये आपका आ जाएगा इसमें। केल्विन में बात करें तो केल्विन में टेम्परेचर ये हो जाएगा तुम्हारा 273 प्लस 37.5 डिग्री। तो आप इसको ऐड करो, अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूं, एकदम बैठ मत जाना जीत पे कि नहीं सर इतना नहीं होगा, राइट। अप्रॉक्सीमेट लगभग कर रहा हूं, दिस वन विल बी केल्विन, राइट, 310.5। आई होप कि क्लियर है सबको, एकदम अच्छे समझ में आया। गाइज अप्रॉक्स कर रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो देख लेना, मैंने अप्रॉक्सीमेटली तरीके से ऐसे ऐड कर दिया है ना। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया एवरीवन, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया एकदम। आप लोगों ने बहुत अच्छा ये लगता है गाइज, सच बता रहा हूं, मतलब दिल से खुशी मिलती है जब आप इतने सारे लोग आंसर ट्राई करते हो। मुझे सही आंसर की दरकार नहीं है यहाँ पे जो चाहिए वो ये चाहिए कि आप लोग ट्राई करो यार। हिम्मत बंदा देन मदद खुदा। आप अगर हिम्मत नहीं करोगे तो कैसे ऊपर वाला आपका मदद करेगा? भगवान, अल्लाह, जीसस जो भी हैं आपका मदद कब करते हैं? जब आप में वो डेडिकेशन दिखता है ना। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ट्राई करते रहा करो, बहुत मजा आता है इस चीजों में, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड गाइस, ऑसम, मजा आया। लेट्स मूव टू दिस हियर। दिस इज द नेक्स्ट थिंग, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। आप सबने देखा हुआ है, मतलब ये थर्मल एक्सपेंशन, आप ये सोचो, मैंने आपको बोला हुआ था पहले दिन से कि गाइस वो फील जो होता है, फिजिक्स का फील जो होता है ना, उस क्रैश कोर्स में अपन लोग फील नहीं कर पाएंगे। मेरे को कभी कभी रियलाइज होता है यार कि आपको मैं इसमें ना ऐसा पढ़ा सकता था कि आप मतलब मजा आ जाएगा, पेट बच्चों से पूछो, राइट। तो लेकिन मैं यहां पे आपको सब कुछ बताऊंगा, इतना तो मेरा वादा है ना। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है गाइस? देखो, कोई आपका सब्सटेंस है, लेट्स से आपका ये सब्सटेंस है, राइट, लेट्स से आपके पास में ये सब्सटेंस है, एक रॉड है,
लेट से लाइक दिस, हाँ आपके पास में लेट से एक रॉड है ऐसी, ओके। अब अगर आपने इसका टेम्परेचर हीट किया, आपने इसको हीट किया, है ना, अगर आपने इसको हीट किया, बिल्कुल जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। देखो अब है क्या गाइस, फोकस, लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है ना, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि गाइस देखो, जब आप किसी एल लेंथ के रॉड को या सब्सटेंस को जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसमें कुछ एक्सपेंशन होता है। तो जो स्ट्रेन होता है, लेट मी टेल यू हियर वेरी केयरफुली, जो स्ट्रेन होता है लाइक डेल्टा एल अपॉन एल, आर यू गेटिंग, डेल्टा एल अपॉन एल मतलब, एल मतलब पहले जो आप लेट से आपके पास टेम्परेचर T1 पर आपका लेंथ था L1, टेम्परेचर T2 पर लेंथ था L2। अब गाइस सुनो एक बात ध्यान से, यहां पे आप चाहे डिग्री सेल्सियस लो चाहे केल्विन लो, क्यों, क्योंकि अगर मान लो आप T2 माइनस T1 करना चाहते हो, मतलब कि आप केल्विन में डिफरेंस निकालना चाहते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 273 प्लस T1 माइनस 273 प्लस T1, यानी कि आप 273 कैंसिल, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, है ना, T2 माइनस T1 हो जाएगा, बोले, है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, डेल्टा एल बाई एल जो होता है वो प्रोपोर्शनल करता है आपके टेम्परेचर चेंज पर, है ना, टेम्परेचर चेंज पर। यानी कि अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो मुझे मिलेगा डेल्टा एल बराबर अल्फा डेल्टा टी। ये देखो प्रोपोर्शनल और अल्फा सेम लग रहा है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज अल्फा। तो यहां से आपको मिलेगा डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, यानी डेल्टा एल का मतलब है L2 माइनस L1 बराबर L1 अल्फा, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, यानी आपको मिल जाएगा L2 बराबर L1 प्लस L1 अल्फा, T2 माइनस T1 को मैं डेल्टा टी ही लिख देता हूं, और ये आ जाएगा आपका L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस इज योर L2। आया समझ में, है ना। तो दिस इज योर टेम्परेचर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं गाइस, एवरीवन, इज इट क्लियर। तो ये यहां पे जो अल्फा है ना, वेयर अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन coefficient, right, linear expansion coefficient, linear expansion coefficient which is L2 is equal to L1, this one। पूरा नोट्स कैसे मिलेगा नौशीन, आप पूरा डे 1 से लेकर डे 30 तक देख लो, आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, है ना। चलो आई होप ये क्लियर है सबको गाइस। दिस वाज लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, यहां पे अल्फा आपका आता है, राइट। लेट मी टेल यू अबाउट दी सरफेशियल, राइट। तो इसी तरह से आप ये समझ लो, मैं ऐसे समझो कि अगर, सुनना ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, राइट। यहां पे क्या होता है कि जिस तरह से तुमने जब हीट किया तो लेंथ तो इंक्रीज हुई, साथ ही साथ एरिया भी इंक्रीज करेगा एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो इसको यहां पे इस तरह से आप लिख सकते हो, A2 बराबर A1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वेयर बीटा इज व्हाट, बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ सरफेशियल एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, आपका एरिया भी बढ़ता है। पीडीएफ नहीं क्लियर, आप पीडीएफ जाने का मतलब है कि आप जो है मेहनत से भाग रही हो, है ना, और मेहनत से भागोगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। हमने पेड बच्चों को, जिन्होंने हमको पैसा दिया है, उनको भी हमने पीडीएफ नहीं दिया है, इसलिए कि आप भाई सिलेक्शन तब होगा जब हाथ से लिखोगे, है ना। पीडीएफ तो पूरी दुनिया पढ़ती है ना, ये समझो ध्यान से। अब समझो इस बात को, लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का भी यही होगा, V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, राइट। अब बात करेंगे यार कि यहां पे अगर एक ही सब्सटेंस है, ध्यान से समझना, अगर इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो इसको, राइट। अगर एक ही सब्सटेंस है हमारे पास में, यहां पे तुम्हारा अल्फा बीटा गामा क्या है, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, राइट। तो मुझे बताओ यहां पे कि जब आप वॉल्यूम में इंक्रीमेंट करोगे, जैसे मैं आपको बताऊं, डेल्टा एल बाई एल क्या था, डेल्टा एल बाई एल क्या था, अल्फा डेल्टा टी था, है ना। और डेल्टा ए अपॉन ए क्या था, बीटा डेल्टा टी हो जाएगा, एंड डेल्टा वी अपॉन
डेल्टा वी अपॉन वी क्या होगा, गामा डेल्टा टी हो जाएगा। मेरे भाई आप बताओ, क्या आप ये नहीं लिख सकते कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, लेंथ के प्रोपोर्शनल ही तो होता है, लेंथ जो साइड है उसके सॉरी उसके 3 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, 3rd पावर के। तो यहां से, और जो एरिया होता है वो तुम्हारा एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है जब आपका लेंथ बढ़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, यहां से अगर मैं डेल्टा वी अपॉन वी निकालूं तो ये आ जाता है 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एक निकाल रहा हूं, ध्यान समझना। यहां से आप डेल्टा ए अपॉन ए बोलोगे तो ये आपका आ जाता है 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, है ना, 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। मेरे भाई ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या बोलने वाला हूं मैं यहां पे कि भाई साहब डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी जो है वो गामा डेल्टा टी है, और डेल्टा एल बाई एल जो है वो अल्फा डेल्टा टी है। तो यहां से देखो गामा बराबर 3 अल्फा आ गया, है ना। और यहां से इसी तरीके से आपका ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा इज नथिंग बट दिस इज बीटा डेल्टा टी बराबर 2 इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो दिस वन इज कैंसिल आउट, यू विल बी गेटिंग बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, है ना। तो आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, अल्फा इज दिस वन, अल्फा इज टू बीटा इज 2 अल्फा इज टू 3 अल्फा, राइट। एक आपको आइडिया ग्लिम्स देने की कोशिश किया हूं, बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाएं, अभी टाइम भी नहीं है डेप्थ में जाने का। जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर, मजा आया? अगर मजा आया, अगर मजा आया तो एक बार लाइक करो, ठोको लाइक, और जल्दी से बताओ मुझे कि क्या कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है यहां तक? ऑसम, वेल डन, वेरी गुड गाइस, फोड़ दिया आप लोगों ने, बस ऐसे ही फोड़ते रहो लास्ट तक। जल्दी से बताओ, क्लियर है, आया समझ में? सर थोड़ा एसी का टेम्परेचर घटाइए। चलो, आई होप कि ये चीज क्लियर है, राइट, ठीक है। चलो, नहीं मतलब ठंडा कर दो थोड़ा सा, ओके। चलो, तो मेरे से भी हीट, मेरे में भी हीट आ रही है ना। चलो, अपने लोगों के पास में अगला अब हम लोग बात करेंगे गाइस। एवरीबडी हियर जस्ट टेल मी द anomalous expansion of water. What do you mean by this? What do you mean by this? Anomalous expansion of water. Water, पानी जो आप पीते हो भाई, वही पानी अगर हीट करते हो। हमने क्या बोला अभी, हमने बोला कि भाई साहब जो डेल्टा वी बाई वी होता है वो प्रोपोर्शनल करता है किसके, डेल्टा टी के, यानी कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। और अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो वॉल्यूम कोएफिशिएंट गामा आ जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा ट्रू होता है? क्या अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। वाटर में कुछ एक स्पेशल केस आता है कि आपका क्या होता है, ध्यान से समझना। पहले जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वॉल्यूम तुम्हारा मिनिमम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम तुम्हारा मिनिमम होता है, उसके बाद ये फिर से ऐसे इंक्रीज करता है। आर यू गेटिंग इट? दिस इज व्हाट? दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज टेम्परेचर, राइट। अब दूसरी बात क्या है, यहां पे देखो ध्यान से, अगर आप यहां से इंक्रीज करो, राइट, अगर आप यहां से इंक्रीज करो, सुनो ध्यान से, अगर हम यहां पे लेने वाले हैं डेंसिटी, आप सबको ये बात पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बन जाता है, सब लोग, आपको लगभग थोड़ा थोड़ा पता है ना। तो डेंसिटी है यहाँ पे, अगर हम ले यहाँ पे, और इधर हम लोग ले ले टेम्परेचर, तो देखो गाइस ध्यान से, जब वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिनिमम तो डेंसिटी मैक्सिमम, अगर वॉल्यूम मिनिमम मैक्सिमम तो डेंसिटी मिनिमम, यानी कि वॉल्यूम मिनिमम तो डेंसिटी मैक्सिमम, इस तरह से होगा कुछ। दिस इज योर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज नोन एज anomalous बिहेवियर ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? बोलिए, दिस इज द समथिंग गाइस, याद कर लो, मजा आ जाएगा एकदम। क्लियर? ये चीज समझ में आया आपका? ये जो है, ये नेचर जो होता है ये वाटर का है, राइट। वाटर का ये नेचर है, स्पेशल केस है, इसके रीजन पे मत जाएं, राइट। वेरी गुड ध्रुव, राइट, वेरी गुड। लेट्स मूव। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है daily @ 9:30 PM AIATC डे 16। चलो, ये सब आप लोग, जिससे कि आपको पता चल जाए कि डेली क्लास चलती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। लेट्स मूव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज योर हीट कैपेसिटी। एवरीबडी हियर ध्यान देना, मजा आ जाएगा।
हीट कैपेसिटी क्या होती है? S बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ध्यान से समझना, मैं आपको बोलूं, द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or rejected by any substance when temperature changes by 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। ओके, ध्यान समझना। आप क्या करते हो, सुनो, अगर आप किसी बॉडी को हीट, आप टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, समझना ध्यान से, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप उसमें हीट सप्लाई कर रहे हो, है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप उसमें हीट सप्लाई कर रहे हो, और अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हो तो कब होगा, यानी कि आप उसमें से हीट निकाल रहे हो। हीट 1 डिग्री, सुनो ध्यान से, 1 डिग्री टेम्परेचर, दैट में भी डिफरेंस मैंने आपको बताया, केल्विन या तो सेंटीग्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर निकालने में, सॉरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटाने में जितना हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या होगा इसका यूनिट मेरे भाई साहब बताओ ध्यान से, क्या होगा? जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी ले लो, एवरीबॉडी बताएं। गर्दा उड़ाया आपने। इसमें बेसिक सी बात है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये मत समझना कि अब तुम्हारा बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत डरावना सा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं आता, हलवा सा सवाल आता है। अगर इसको ध्यान में रखे रहोगे तो छोटा मोटा उनको क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल पूछना रहेगा तो क्या पूछेंगे कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में किसी सब्सटेंस का 3 जूल एनर्जी रिलीज होती है, बताइए व्हाट इज दी हीट कैपेसिटी। तो भाई साहब 3 को 2 से बड़ा हटा दो, 1.5 आ जाएगा, राइट। तो ये सिंपल से आपका इस तरह का होता है। लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी अपॉन मास। हीट कैपेसिटी अपॉन मास मतलब मैं बोलूं यहां से, द अमाउंट ऑफ heat absorbed or released by 1 यूनिट मास। ऐसे लिखो आप, सिंपल क्यों फालतू परेशान हो, यूनिट मास, राइट। द अमाउंट ऑफ हीट absorbed or released, यानी यूनिट मास मतलब 1 kg, राइट। यूनिट मास when temperature is changed by 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, है ना। अभी हम लोग बता रहे थे, मान लो एक सब्सटेंस था 2 किलो का था, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे जितना हीट निकली या एब्जॉर्ब हुई वो था हीट कैपेसिटी। हमने कहा अगर 2 किलोग्राम पे उतना हो रहा था तो आप 1 किलोग्राम पे निकाल लो। 1 किलोग्राम पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने में हीट जो रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों का सवाल है, भूलना मत कभी, है ना। आर यू गेटिंग इट? बच्चों का सवाल है एकदम। नेक्स्ट इज योर मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज दिस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी पर नंबर ऑफ मोल, राइट। जो m है यहां पे, m क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस है, मास ऑफ सब्सटेंस है ना। और जो तुम्हारा यहां पे n है, दिस n इज नंबर ऑफ मोल। तो क्या लिखोगे? देखो आप लोग लिख लो खुद से, द अमाउंट ऑफ, मतलब लिखो आप, समझो अभी, क्लास के बाद आप लोग एक बार देख के नोट्स बना लिया करो। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय यूनिट मोल, बाय 1 मोल व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। मुझे बताओ, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? गाइस टेल मी, अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? बताइए आप लोग।
एवरीवन क्विकली टेल मी, अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो हीट जो है वो अब्सॉर्ब होगी या रिलीज होगी? टेल मी एवरीवन, टेल मी क्विकली गाइस। सब कुछ पढ़ेंगे, डर के मत भाग जाना कि सर ये थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ा रहे हो, वेव ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स तो पढ़ा ही नहीं रहे हो। तो गाइस वेव ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे। क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। अगर हीट निकल जाएगा तो टेम्परेचर तो ऐसे ही घट जाएगा, है ना? ना 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 दीपक, दीपक देखो छोटी सी गलती कर दिया ना। रिलीज कैसे होगी भाई? रिलीज तो तब होगी जब उसको टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। अपने आप का एनर्जी निकाल के तो लोग डिक्रीज करते हैं ना, गुस्से में आते हैं एक तमाचा मारते हैं, फिर सारा गुस्सा खत्म, सारा जो टेम्परेचर टेंशन होती है खत्म ना। किसी को गुस्से में एक तमाचा मारो, हीट रिलीज कर दो, टेम्परेचर खत्म, है ना? है ना? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। सी कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो इसमें। क्या है कैलोरीमेट्री? इज द अ ब्रांच मेजर, क्योंकि कुछ भी आ जाता है ना इसमें, इतना थ्योरेटिकल छोटा मोटा आता है। मेजरमेंट ऑफ हीट इज द कैलोरीमेट्री, राइट? आपको पता है कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल बताएंगे? JOUL ना। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं ये बताइए। और यहां पे कैलोरीमेट्री होता है द अमाउंट ऑफ हीट टेकन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट गिवन। मतलब जो हीट है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। आप जितना हीट दोगे वो उतना ट्रांसफर कर देता है, राइट? मतलब अगर इंक्रीज नहीं करेगा तो वो क्या करता है, खुद का इंटरनल एनर्जी ही इंक्रीज कर लेता है, बट जितना एनर्जी आप दोगे वो यूज हो जाती है, राइट? 4.18 होता है एक जूल, कुछ लोग इसको 4.2 जूल भी लिखते हैं ना, 1 कैलोरी बराबर। तो ये चीज ध्यान रखा करो, ये चीजें, है ना? चलो लेट्स मूव। 4.3 नहीं होता अब्दुल भाई, है ना? मेरा नाम खराब कर रहे हो यार, मेरा नाम भी अब्दुल अहद सिद्दीकी, आपका नाम भी अब्दुल अहद। आगे क्या लिखते हो अब्दुल अहद के आगे? सिद्दीकी ही लिखते हो क्या? चलो लेट्स मूव। देखो ध्यान समझो इस कॉन्सेप्ट को। मैंने इस चीज को यहाँ पे आपको लिख के इसलिए दे दिया क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि जो चीजें लिखा हुआ है ना, अपना टाइम भी बचे और आप एक भी चीज मिस मत करें। व्हाट डू यू मीन बाय गाइस चेंज ऑफ स्टेट? आपने अक्सर देखा है कि पानी लेते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ठोस बन जाता है। पानी जो पहले बह रहा था, एक मेज पे पानी रखते थे, बह रहा था, बाद में बर्फ बना के उसको ऐसा हमने पुतला बना दिया। या फिर अगर वो पानी था उसको बॉयल करके खत्म कर देते हैं। और हमारे पास सब्सटेंस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर सब्सटेंस लॉस हो रहा है तो एनर्जी भी तो लॉस हो रही है, एनर्जी, लेकिन सब्सटेंस का लॉस नहीं होता। अगर हम बोले कि भाई आपने वाटर लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया किस में? आइस में। या फिर आपने वाटर लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया आपने किस में? वेपर में, आपने गर्म कर दिया, है ना? तो या फिर आपने क्या किया, इस तरह की चीजें जो है उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। Everybody tell me, everyone tell me, is it clear? That is known as change of state. Everyone, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है बताएं, this is known as change of state। और ये सारी चीजें नोट कर लेना आप लोग, परेशान मत हो, अभी बस समझने पे ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ क्लास के बाद इस क्लास को आप लोग देख के नोट कर लिया करो, नोट्स बना लिया करो। क्या है देखो देखो ध्यान समझो क्या लिखा हुआ है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। एकदम बच्चों की बात है, मैंने इसलिए यहाँ पे अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं है। एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन, राइट? लिक्विड से अगर सॉलिड बनाते हो तो फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड मतलब एग्जाम्पल, लिक्विड से सॉलिड फ्यूजन का एग्जांपल गाइस बर्फ बनना, है ना? बर्फ बनना, पानी से आइस बनना। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट until the entire amount of the solid substance melts. That is, both the solid and liquid states of the substance coexist in thermal equilibrium during the change of states from solid to liquid. ध्यान समझना क्या मतलब है कि जब टेम्परेचर, सुनना ध्यान से, जब आपका बर्फ मेल्ट करना शुरू होता है तो जैसे ही पानी में बदला बर्फ, तो उस पॉइंट पे बर्फ का जो टेम्परेचर, जितना ठंडा बर्फ होता है उतना ही ठंडा तुरंत पिघला हुआ पानी होता है, तुरंत पिघला हुआ पानी। तो मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम रहता है। कुछ देर में अभी इसके बारे में और भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन आप देखो, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है? वो टेम्परेचर जिस पॉइंट पे आपका सब्सटेंस सॉलिड से
लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ है, यानी कि मेल्ट, बर्फ जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और उस पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे जो टेम्परेचर है दोनों का वो सेम होता है, राइट। इस इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सब्सटेंस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप लोग ये सारी चीजें लिख लेना, है ना, लिख लेना, इसीलिए लाने का मतलब है, इतना बड़ा मैं लिखूंगा टाइम लगेगा, बट मैं लिख के लाने का सिंपल मतलब है कि आप लोग समझो इस बात को, है ना। क्या निकला हुआ है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तभी तो मेल्टिंग होता है ना। आप सपोज कि एक बर्फ लिया आपने, चारों तरफ से हल्क से दबवा दिया और एक चींटी से दबवा दिया, तो हल्क दबाएगा तो पिघल जाएगा ना, तो ये चीज होता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, राइट, प्रेशर पे डिपेंड करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, राइट, कहां पे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एंड द लेटेस्ट डू द, अच्छा ये चीज तो मैं आपको बताऊंगा। टेल मी, इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर गाइस? कैसे लिखेंगे, कोई ग्रुप है तो बताइए। अरे नौशीन कैसे लिखोगी? YouTube पे वीडियो अवेलेबल रहेगा, YouTube पे ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, इसका कोई PDF हम लोग शेयर नहीं करते हैं, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, राइट। YouTube पे ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, बाद में आप समझ के लिख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आगे हम लोग बात करते हैं, यहां पे हमने ये देखा, नेक्स्ट आता है रिजलेशन। रिजलेशन क्या होता है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। रिजलेशन का मतलब होता है जमावट, रिजलेशन का मतलब होता है फिर से अगर कोई चीज, मतलब इसको बोले हम लोग जमावट, ऐसे सोचो, राइट। मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। सपोज कि ये आपका स्टैंड है और व्हाट इज दिस, दिस इज योर आइस, व्हाट इज दिस, दिस इज आइस, ये आइस था और ये आपका एक धागा था, राइट। व्हाट वाज दिस, दिस वाज एक धागा, राइट। अब इस धागे को आपने इधर एक मास और इधर एक मास से करके आपने ऐसे लटका दिया। सपोज बर्फ के ऊपर, बर्फ के ऊपर, समझो ध्यान से, ध्यान समझना। सपोज बर्फ के ऊपर आपने एक धागा लिया, दोनों साइड में ईंट बांधी और उसको ऐसे लटका दिया, तो जहां पे धागा, यहां इस पॉइंट पे जहां पे आपका ये धागा पड़ रहा है, उस पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो मेल्ट होगा, जब वो मेल्ट होगा तो धागा नीचे चला जाएगा। लेकिन टेम्परेचर क्योंकि उतना ही ज्यादा है, टेम्परेचर तो अभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन मेल्ट हो गया है बॉडी, तो वो धागा नीचे खिसक जाएगा। जब धागा नीचे खिसकेगा तो ऊपर जो वाटर है, टेम्परेचर उतना ही है, तो वो फिर से जम जाएगा। इसी तरीके से वो थोड़ा सा और नीचे खिसकेगा, धागा और नीचे खिसकेगा और ऊपर का जो पानी है वो जमता चला जाएगा। और इस तरह से आप देखोगे कि ये बिना बर्फ का टुकड़ा, बिना दो टुकड़े हुए ये धागा जो है नीचे की तरफ पार हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस वाज पॉसिबल ओनली ड्यू टू रिजलेशन, मतलब रीफ्रीजिंग ऑफ वाटर, रीफ्रीजिंग ऑफ वाटर। इज दैट ओके, इज दैट ओके एवरीवन? टेल मी, समझ में आई ये बात? दिस इज रीफ्रीजिंग ऑफ वाटर, राइट, रीफ्रीजिंग ऑफ वाटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं हम लोग रिजलेशन। याद रखना, चेंज ऑफ स्टेट आपका नेक्स्ट आता है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। फॉर एग्जांपल, जब आप पानी बनाते हो, जब आप पानी गर्म करते हो नहाने के लिए, तो सोचो अगर इतना गर्म कर दो कि वो पानी बॉयल करने लग जाए, ऐसे गरम गरम बॉयल करने लग जाए, उसको बोलते हैं हम लोग वेपराइजेशन प्रोसेस। मतलब अगर आप सोचो पानी आपने लिया, अगर आपने पानी लिया और उसको गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, तो क्या वो पानी बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। वो गर्म वेपर बन के हवा में वो समाहित हो जाएगा, वो लीन हो जाएगा, वातावरण से गले लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वो तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। कौन ऊपर चला जाएगा? आपका चला जाएगा, लिक्विड बन जाएगा वेपर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। और ये कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे। ये कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना। ये कब होता है गाइस? बॉइलिंग पॉइंट पे, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने लिखा है। एक पॉइंट होता है जहां पे पानी जस्ट गर्म होना स्टार्ट होता है और वो एकदम गर्म लिक्विड होता है। मतलब सुनो ध्यान से, एक पॉइंट होता है जब पानी एकदम वेपर बनने वाला है, उड़ने वाला है, और जस्ट एकदम गर्म पानी, तो उन दोनों का, वेपर का और उनका टेम्परेचर सेम होता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और आप साफ शब्दों में समझो तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर व्हेन अ लिक्विड मेल्ट, लिक्विड वेपराइजेस, है ना, है ना। ये तो एकदम थ्योरी है बच्चों, आप लोग बचपन से जानते आए हो, बस मैंने लिखवा दिया इसलिए कि आप लोग भूल ना जाओ कुछ भी, राइट। चलो नेक्स्ट, ये आपके पास में एक पिक्चर दिया है समझने के लिए, ध्यान से समझ लो इसको। क्या लिखा हुआ है कि गाइज ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, राइट। तो गैस से लिक्विड बनना कहलाता है कंडेंसेशन, लिक्विड से आइस बनना फ्रीजिंग कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। आइस से
मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग कहलाता है, जिस टेम्परेचर पे होगा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और यहां पे क्या होता है, ये इवेपोरेशन होता है, राइट। ये लिक्विड से गैस कब बनता है, इवेपोरेशन होता है। लेकिन अगर आपका गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस सीधे बनने लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। कैन गाइस, और सबसे बात ध्यान में ये रखना, यहां पे आपको ब्लू एंड रेड कलर है, जो आपका हीट टेकन है, हीट टेकन कब होता है, इस प्रोसेस में। किस प्रोसेस में, देखो इस वाले प्रोसेस में। ऑब्वियसली बात है यार, लिक्विड को गैस बनाने के लिए, लिक्विड को गैस बनाने के लिए आप गर्म करते हो, और जब गर्म करते हो तो आप हीट दे रहे हो उसे, है ना। और लेकिन 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 गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड क्या होता है, हीट गिवन आउट होता है। गैस से लिक्विड, है ना, कहीं बहुत ज्यादा गर्म गैस है कहीं पे, और वो लिक्विड जब बनेगी तो एनर्जी वो रिलीज करेगी, है ना। ये चीज है क्लियर। ओके सॉलिड, ये सारी बातें आई होप कि ये क्लियर है, इसको आप लोग लिख लो अच्छे से। ओके आप लोग घर पे जाके सोचना, सर द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट पढ़ाए हैं या नहीं। अरे नौशीन देखो, आप अगर इस तरह से करोगी ना तो आप कुछ नहीं कर, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपको सिंपल देखो, आपका ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लोगों पे क्या होता है ना कि ऐसा मत किया करो। आपका क्या करना है, जब आपको जो पढ़ाया जाए तो जो नहीं पढ़ाया जाता है आप लोग उस पर टारगेट करते हो। 30 घंटे में आप चाहते हो कि आपको सब पढ़ा दिया जाए, ए से लेकर जेड तक, पूरा रिसर्च पेपर, पूरा बीएससी एमएससी आईआईटी सब फिजिक्स पढ़ लो ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है डियर, राइट। तो आपको जो पढ़ाया जाए उस पर फोकस करो, क्योंकि आपसे अगर हम डिस्कशन करने बैठेंगे तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। सेशन खत्म होते होते एक हफ्ते के करीब आपका जो एवरेज व्यूज होते हैं 2,500-3,000 हजार हो जाते हैं, तो 2,500-3,000 लोगों का नुकसान हो गया, है ना। तो इसलिए यहां पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको फोकस तरीके से पढ़ाई करो, है ना। अदरवाइज लॉस होगा, आपको कुछ यहां से गेन नहीं होने वाला। जितना चीज पढ़ाया जाता है उसको पढ़ा करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके बारे में सोचो जो नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर 100 चीजें पढ़ा दी गई, 100 चीजें हैं, 98 चीजें पढ़ा दी गई, तो आपका दिमाग 98 जो पढ़ाए उस पर नहीं है, 2 चीजों पर है, राइट। ऐसा कभी मत किया करो, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। इट इज सब्लिमेशन डियर। आप लोग एग्जाम्पल सोच लो, वेपर से आइस बनने का एग्जाम्पल आप लोग सोच लो, या आपको आप भी तो कुछ करो थोड़ा बहुत। दोनों को सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, दोनों को सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। सब्लिमेशन इसको बोलते हैं, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, वेपोरेशन, राइट। सब्लिमेशन, ये दोनों को सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन फ्रॉम गैस टू सॉलिड, सब्लिमेशन फ्रॉम सॉलिड टू गैस, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये आपका होता है गाइस, ध्यान से सुनो, ट्रिपल पॉइंट। एक पहले एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट, राइट, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट, ध्यान समझो। व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट होता क्या है कि जैसे आप सोचो ध्यान से, मैं सपोज एक बार थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान समझना। सपोज कि एक गैस है, लेट्स से आपने कहा, या मैं क्या ले लूं, सपोज मैं बोल लेता हूं एक सॉलिड लेता हूं, और यहां पे टेम्परेचर है और यहां पे प्रेशर है। ओके, सॉलिड, जो सॉलिड है उसको मैं हीट करता हूं तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सॉलिड को हीट करूंगा तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, राइट। तो यहाँ प्रेशर घटेगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर घटेगा। तो आप सोचो ध्यान से गाइस, तो मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सब सॉलिड के केस में टेम्परेचर घटेगा, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सॉलिड के केस में घटेगा, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कर्व, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कर्व। ये तुम्हारा क्या है, दिस इज सॉलिड, सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या बोलते थे, गाइस, सॉलिड टू लिक्विड, इट इज मेल्टिंग, राइट, मेल्टिंग। तो ये मेल्टिंग कर्व हो जाएगा। इसी तरह से मेल्टिंग कर्व, वेपराइजेशन कर्व। सपोज कि आप ऐसे समझो कि वेपर कब बनता है, जब आप जब क्या करते हो, आप लिक्विड को हीट करते हो। जब लिक्विड को हीट करते हो तो वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, राइट। लिक्विड को जब हीट करते हो तो वो बन जाता है गैस, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेपराइजेशन कर्व। इसी तरह से होगा आपका सब्लिमेशन कर्व, राइट, जो कि प्रेशर एंड टेम्परेचर में ग्राफ होगा। तो अगर एक स्टेट होता है जहां पे ये जैसे एग्जांपल है, ये तुम्हारा वाटर के लिए था,
दिस एग्जाम्पल इज फॉर H2O एंड दिस इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, राइट। तो ये H2O का कर्व है कि भाई सॉलिड से ये लिक्विड ऐसे बन रहा है, फिर लिक्विड से वेपर इधर बन रहा है इस तरीके से। तो एक पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर तीनों की तीनों को एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, दिस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। दिस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। मतलब एक सिचुएशन है जहां पे लिक्विड वेपर और सॉलिड एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। तो ये चीज ध्यान में रखा करो, राइट। ट्रिपल पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एट विच द टेम्परेचर एट एंड प्रेशर एट विच द फ्यूजन कर्व, यानी कौन सा, मेल्टिंग कर्व, द वेपराइजेशन कर्व एंड द सब्लिमेशन कर्व मीट एंड ऑल द थ्री phases of a substance coexist is called triple point of the substance, right। चलो ये आप लोग नोट कर लो इसको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, latent heat, right। latent heat ध्यान से समझो, एवरीवन। जितने लोग भी क्लास में हैं, आपको मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोग क्लास के एंड तक नहीं, सेशन के एंड तक बने रहना, पूरे क्रैश कोर्स के एंड तक बने रहना, आपको फायदा होगा। latent heat क्या होता है? लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। पता है क्या बोलते हैं हिंदी में? चुपके दे लेता है भाई ये, इसका नाम होता है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। और स्पेसिफिक हीट को क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, है ना, विशिष्ट ऊष्मा। तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट ऑल्सो नोन एज लेटेंट एनर्जी और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी और अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस ऐसे, हाँ बिल्कुल सही, किसने बोला ये? कौशल तिवारी, करेक्ट। देखो गाइस, देखो आपको ना बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, आपको काम का चीज समझना है। ये एग्जांपल में दे दिया है, द लेटेंट हीट इज ऑप्शन ड्यूरिंग लेटेंट हीट व्हाट इज कंजर्व्ड, इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, आपको थर्मोडायनेमिक्स कल की क्लास में बताएंगे, राइट। तो ये सब चीजें होती है। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट कैन बी understood as energy in hidden form which is supplied or extracted to change the state of a substance without changing its temperature। important चीज ये लाइन है। Examples are latent heat of fusion and latent heat of vaporization। तो आपके पास दो चीजें आती हैं, राइट। latent heat of फ्यूजन मतलब जो फ्यूज करता है बॉडी, जैसे फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? जब लिक्विड बनता है बर्फ, है ना, फ्यूजन हो जाता है। और वेपराइजेशन जब पानी बनता है, वेपर जब बॉइलिंग पॉइंट के बाद, राइट। तो इनमें जो हीट वगैरह आपको हिडन फॉर्म ऑफ हीट होती है जो रिलीज होती है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट, राइट। लेट्स इसको देखो ध्यान से, ये दो चीजें आपको काम की है, राइट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है? फॉर वाटर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन आर दिस मच, 3.33 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम, एंड लेटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन इज 22.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम पानी को अगर आप वेपर बनाओगे, जैसे मैं बोलूं LV कितना है? LV है आपका, देखो LV है आपका 3.33 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी, है ना, दिस। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? LV कितना है? दिस इज 22.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी फॉर वाटर, राइट। ये सब किसके लिए है? वाटर के लिए। तो अगर आप वाटर के 1 किलोग्राम को, आप 1 किलोग्राम सब्सटेंस को अगर आप क्या करते हो? वेपर बनाते हो। सपोज कि गैस वाटर लिक्विड फॉर्म में है, आप हीट करके 1 किलोग्राम को अगर आप वेपर बनाते हो, तो उस वेपर से इतनी एनर्जी रिलीज होगी, है ना। यहां पे क्या होता है? लेटेंट ऑफ फ्यूजन में जब आप लिक्विड को बनाते हो सॉलिड, तो यहां पे इतना एनर्जी रिलीज होती है, राइट। एग्जैक्टली तिलक, कांस्टेंट टेम्परेचर में जो आपका स्टेट चेंज होता है, इसी किसकी वजह से होता है? आपका निकलता है कि आपका उस जगह पे लेटेंट हीट, दैट इज द एनर्जी हिडन, राइट। और यहां पे एक बड़ा ही एग्जांपल चीज है, बड़ा ही कॉमन है कि दिस इज व्हाई burns from steam are usually more serious than those from burn from boiling point। स्टीम का यानी वेपराइजेशन का
जो लैटेंट हीट है वो ज़्यादा लैटेंट, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया क्या, 3.33 किसका है, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया गाइस, ये है तुम्हारा फ्यूजन का है, फ्यूजन का 3.33 है, एक मिनट, फ्यूजन का है 3.33 राइट, फ्यूजन का, और इसको लिखो यहाँ पे फ्यूजन LF, और वेपराइजेशन का कितना है LV 22.66, 22.6, तो किसका ज्यादा है देखो, वेपराइजेशन का ज्यादा है, वेपराइजेशन यानी कि स्टीम, फ्यूजन मतलब ये बॉइलिंग वाटर ना, तो फ्यूज किसका ज्यादा होगा, ये वेपराइजेशन में स्टीम से आप जब जलते हो तो ज्यादा इंजरी होती है इन कंपैरिजन टू दिस वन। हाँ अब सही है ना प्रतीक्षा, चलो तो ये चीजें आप लोग समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, राइट। आई होप कि लेट्स मूव अहेड, राइट, बट रिसर्च नहीं करना है। नेक्स्ट इज योर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, एवरीवन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, चलें आगे चलें, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब सपोज कोई मुझे बता सकता है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन ये होता क्या है, ये होता क्या है, व्हाट आर दिस थिंग, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है क्या, बताएगा कोई मुझे, बताएगा मुझे कोई, व्हाट इज दिस कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, व्हाट इज दिस कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, बताओ, आपका आंसर थोड़ा चाहता हूं, थोड़ा सा आप भी लोग बताओ, जितने भी लोग देख रहे हैं गाइस सेशन को लाइक किया है कि नहीं आप लोगों ने, 35 के 35 लोगों में कोई नहीं लाइक किया है तो यार लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करना, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करना। एग्जाम सर, एग्जाम डेट, अरे अभी इसके लिए तो अभी सभी, क्या नाम है अभी सभी डियर, हमने एग्जाम देखो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा यार, देखो ना तो हम AI में है, ना तो हम गवर्नमेंट के MLA MP सांसद ये सब मंत्री वगैरह है, राइट। तो आपका सिंपल है, एक बात सिंपल है कि अगर होगा, जब तक आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे ना आए तब तक कुछ बात मत मानना, चाहे जहां से हो, जब तक वो लोग ऑफिशियली अनाउंस ना करें तब तक आप लोग मत करना, राइट। अब एग्जाम्पल है गाइस, लेट्स टॉक अबाउट हीट ट्रांसफर, राइट। तो हीट बिल्कुल सही है, मुझे एक जवाब बहुत अच्छा लगा, एक जवाब अच्छा लगा किसका, कौशल तिवारी का, कौशल तिवारी का जवाब बहुत अच्छा लगा कि भाई ये सब क्या है, ये हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म है, बिल्कुल सही बात, ये सब क्या है ना, हीट, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है, बट दीज आर नथिंग बट हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, ये तरीके हैं जिस तरीके से आपका हीट ट्रांसफर होता है। तो पहला है कंडक्शन, पहला है आपका कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है भाई, किस बला का नाम है ना, किस बला का नाम है। कंडक्शन ऐसे समझो कि अगर सपोज कि मैं एग्जांपल से तीनों चीजों को समझाऊंगा, आइडिया ध्यान से समझना इस बात को। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो कि यहां पे मैं आग नहीं बना पाता यार, देखो आपको लगेगा ऐसा आग थोड़ी होता है क्रिसमस ट्री टाइप, लेट से आग है ये, है ना, लेट से ये आग है, राइट, फ्लेम है ये, ओके ये फ्लेम है, और आप यहाँ पे बैठे हो ठंडी के दिनों में, आप यहाँ पे आराम से बैठे हो, राइट, चारपाई पे जो भी, और आपने क्या किया, आपको जोश आया अचानक से, आपने अपने एक लोहे की रॉड उठाई और अपने हाथों से पकड़ा, आपका हाथ इधर बना देते हैं ना ये, राइट, आपने अपना एक रॉड पकड़ा और उस रॉड को ऐसे यहाँ पे सेकने लगे, रॉड को गर्म करने लगे, राइट, या आपने एक रॉड लिया आयरन का और उसको वहां पे आपने ऐसे आग में लगा दिया। तो गाइस कुछ देर बाद होगा क्या, आप सबको समझ में आ ही रहा है कुछ देर बाद क्या होगा, जब आपने यहाँ पकड़ा इसको तो कुछ देर बाद यहाँ पे ये जो हीट है यहाँ पे, ये आपका हायर टेम्परेचर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हायर टेम्परेचर, और ये क्या बन जाएगा, लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर बोले सर लाइव में लेट हो गया मैं आज, अरे यार कोई बात नहीं, देखो जितेंद्र कुमार, ऐसा देखो डियर, अभी फोकस करते हैं यहाँ पे। तो होगा क्या, देखो ध्यान से, कंडक्शन में क्या होगा कि जब हायर टेम्परेचर यहाँ पे हो गया, लोअर टेम्परेचर यहाँ पे हो गया, तो एकदम जाहिर सी बात है कि तुम्हारा हीट यहाँ पे फ्लो होगा ऐसे, राइट,
हीट ऐसे फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लेकिन इस हीट फ्लो में क्या ये जो मीडियम है, ये जो आयरन रॉड है वो क्या है, मीडियम है, तो क्या ये मीडियम के पार्टिकल ट्रांसफर हो जाते हैं? टेल मी, क्या ये मीडियम के पार्टिकल ट्रांसफर हो जाते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होता है? बताएं, आप लोग बताएं, यस और नो। क्या ये मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं? क्या ये मीडियम के पार्टिकल्स ट्रांसफर हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई ये रॉड है, अब रॉड है तो रॉड में इतने उसके पार्टिकल्स बड़े पास पास में हैं, वो बेचारे कैसे ट्रांसफर होंगे, और खुद ही इतनी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो रॉड है, सपोज कि ऐसा रॉड है, राइट, लेट्स से दिस इज रॉड, ओके, और इस रॉड में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इस तरह से क्लोजली बाउंडेड हैं, बहुत सारे, है ना, इस तरह से तो होता है, ऐसे है ना। तो होता क्या है गाइस कि ये जो मॉलिक्यूल है ना गैस का, इसका सॉरी सॉलिड का, वो खुद ट्रांसफर नहीं होता, वो खुद ट्रांसफर नहीं होता। होता क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ी देर बाद ये अपना टेम्परेचर इधर, क्योंकि ध्यान समझना, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो बगल वाले का टेम्परेचर लो था, तो इसने हायर टू लोअर इधर फ्लो कर दिया, फिर इधर फ्लो कर दिया, फिर इधर फ्लो कर दिया, फिर इधर फ्लो कर दिया, इसको गर्म किया, इसको गर्म किया, इसको गर्म किया। तो जो टेम्परेचर फ्लो है, टेम्परेचर फ्लो इन कंडक्शन इज विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ये चीज ध्यान रखना आपको, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ये किस में होता है गाइस? बिल्कुल बिल्कुल, लैटिस, देखो अर्जुन, लैटिस वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है? मैं ये कह रहा हूं वाइब्रेशन तो होगा ही, गर्म जब हीट इनका बनेगा उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं अपन लोग। सपोज दो मॉलिक्यूल्स पास में हैं, इसको हीट करोगे, इसको एनर्जी मिलेगा तो ये वाइब्रेट करेगा, बट वाइब्रेशन से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है आगे, ये एक्चुअली ट्रांसफर नहीं होता, राइट, आर यू गेटिंग इट? तो ये तुम्हारा एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता, ये ध्यान रखना, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, राइट। वाइब्रेशन ऑब्वियसली होगा ही होगा, राइट। क्लियर है अर्जुन देव, म्यूजिक साहब? चलो अब अपन लोग एक बात करें हम लोग, ये था कंडक्शन का प्रोसेस, राइट, दिस वाज द कंडक्शन प्रोसेस। लेट्स टॉक अबाउट द कन्वेक्शन नाउ। व्हाट इज कन्वेक्शन? एवरीवन सोचो ध्यान से, कन्वेक्शन क्या होगा? मैं ऐसे यहां से बोलूं, कन्वेक्शन क्या होगा? कन्वेक्शन आपने बड़ा एग्जाम्पल बहुत देखा हुआ है। सपोज कि आपने एक दूध गर्म करने के लिए आपने एक भगोने में, भगोना समझते हो ना, आपने भगोने में पानी रख दिया, समझो बर्तन में आपने क्या रख दिया, सपोज पानी रख दिया, दूध रख दो, पानी रख दो, कुछ भी रख दो गर्म करने के लिए, और यहां पे आप क्या करोगे, हीट आप दे रहे हो इसको, राइट, हीट आप दे रहे हो इसको। जब इसको हीट दोगे तो होता क्या है, यहां पे क्या होता है, यहां पे ये वाला मॉलिक्यूल गर्म होता है, और कुछ देर बाद आप देखते हो पानी ऐसे खौलने लगता है। पानी खौलने का क्या मतलब होता है, ये पार्टिकल जब गर्म हो जाता है तो ये हायर टू लोअर फ्लो कर जाता है, ये पार्टिकल खुद बेचारा मूव करके यहां पे आ जाता है, फिर नीचे वाला पार्टिकल गर्म होता है, ये यहां पे आ जाता है, ये इधर जाता है, ये गर्म हो जाता है, ये इसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया एटमॉस्फेयर में, थोड़ा सा ठंडा हुआ, इधर आया, फिर ये इधर गया, फिर ये गर्म हो गया, फिर ये गर्म हो गया। ये पार्टिकल्स खुद ट्रांसफर करते हैं। मीडियम पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड। यहां पे एक सिंपल सा सेंटेंस आता है कि इन द कन्वेक्शन इट इज द रियल हीट ट्रांसफर। मतलब कि कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो मीडियम को गर्म करके मीडियम के पार्टिकल को गर्म करके मीडियम के पार्टिकल को भगा देती है, राइट। तो ये आपका जो होता है एक्चुअल ट्रांसफर होता है। जेम्स वाइट कहाँ थे यार, आपका नाम याद था मुझे। हीट ट्रांसफर ड्यू टू इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज कंडक्शन हीट ट्रांसफर, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। अरे वाह,
अरे वाह, क्या गजब का लाइन है ये लाइन गाइस, सब लोग नोट कर लें, ये लाइन नोट कर लें, मैं इसको लास्ट में लिखाने वाला था। द हीट ट्रांसफर ड्यू टू इंक्रीज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में इंक्रीमेंट होगा तो ऑब्वियसली जो हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी कंडक्शन, राइट। या आपका जो मॉड्यूल जो आपका मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे, जो आपके मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे, वो आपका जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी व्हाट, कन्वेक्शन। और रेडिएशन अभी आपको बताते हैं। टेल मी, इज इट ओके? जेम्स वाइट ने अच्छा लाइन लिखा है, राइट, सब लोग लिख लें इस बात को, ठीक है। तो क्या हुआ कंडक्शन में गाइस, कंडक्शन में क्या हुआ, एक इसमें क्या हुआ, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को हीट सप्लाई किया, कैसे, वाइब्रेशन के थ्रू, राइट। यहां पे क्या हुआ, मीडियम पार्टिकल में एक्चुअली ट्रांसफर हुआ गर्म होके, इस तरह से हीट ट्रांसफर हुआ। एंड द लास्ट इज योर लास्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन कैसे होता है समझो ध्यान से। यहां पे सपोज कि यहीं पे एक इंसान बैठा हुआ है, यहां पे आग लगी हुई है, राइट, ध्यान समझना, यहां पे आग लगी हुई है, राइट, यहां पे आग लगी है। गर्मी के दिनों में सब लोग गर्माहट लेते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हो अपने तरफ, इलाहाबाद में तो हम लोग इसको बोलते हैं कौड़ा तापते हैं, राइट। कौड़ा तापने के लिए आप लोग जो है आग तापने के लिए बैठते हैं ना, कौड़ा तापते हैं सब लोग। तो कौड़ा तापने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे ऐसे आया, कहीं जा रहा था सड़क से, बेचारा कहीं जा रहा था, दिखा ठंड का दिन था, एकदम कोहरा बहुत तगड़ा था, देखा सामने आग जल रही है, साइकिल रोका, बाइक रोका, कार रोका, कुछ भी, कार में तो ऐसे चला लेंगे हम, नहीं, साइकिल और बाइक रोका, ठीक है, गया आग के पास में और बैठ के ऐसे हाथ अपना ऐसे कर दिया। जब अपना हाथ ऐसे कर दिया तो ना तो अपना हाथ वो एक्चुअली आग में ले गया, ना तो अपना हाथ वो एक्चुअली आग में ले गया, है ना, ना तो अपना हाथ वो एक्चुअली आग में ले गया, और ना ही किसी ऐसे सब्सटेंस को पकड़ के, लोहे को पकड़ के आग में भी नहीं छुआ दिया, थोड़ी देर बाद ऐसे करेगा, है ना, तो ऐसा भी नहीं कर रहा है। तो आप एक्चुअली कर क्या रहा है, यहाँ पे ये ऐसे अपना हाथ को फैलाएगा और यहाँ पे ऐसे दूर दूर अपना हाथ फैला लेगा। तो उसके थ्रू होता क्या है, यहाँ से जो हीट होती है ना, वो वेव्स के तरीके से रेडिएट होती है, EM वेव्स के तरीके से, राइट। ये जो हीट होती है वो रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और वो हीट पहुंचती है चारों डायरेक्शन में रेडिएट होती है। तो वो जो हीट रेडिएट होकर पहुंचती है किसी इंसान, इस इंसान के पास, दैट इज द रेडिएशन, राइट। दिस इज द रेडिएशन मोड, है ना, दिस इज द रेडिएशन। घूरा तापते हैं बिहार में, अरे करेक्ट। एवरीबॉडी टेल मी, इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? सिंपल एग्जांपल मैंने लेके आपको बताने की कोशिश की, जल्दी से बताएं मुझे 1 मिनट में। अगर आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे से तो जल्दी बताएं मुझे, बताएं गाइस। चाहे चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड आपका ये चीजें हैं, राइट। आगे बढ़े गाइस, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया, जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट, दिस इज दिस वन, राइट। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं है, हम लिख देंगे यहाँ पे मेरे भाई, क्या फर्क पड़ता है। कंडक्शन, कंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? चालन, है ना, हीट कंडक्शन, ऊष्मा चालन, है ना चलो बहुत सही गाइस, ऐसे बस सेशन को लाइक करते रहा करो यार, बस मजा आता रहता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंडक्शन जो है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा। जो हीट, जैसे मान के चलो, ध्यान समझना एवरीबॉडी प्लीज, फोकस्ड। एक चीज चाहिए आपको, पहले दिन बताया था आपको, मेरी क्लास में फोकस चाहिए आपका बस, राइट। लेट से ये आपका टेम्परेचर है यहाँ पे, यार छोड़ो यार, ऐसे क्या बोल रहे हो, बोले सर क्या करते रहते हो फालतू का चीज़, आप एकदम सिंपल सा बना सकते हो उसको, फिर भी आप बिना मतलब का करते रहते हो, राइट। आप लोग भी बोलते होगे क्या पढ़ाते रहते हैं ये। तो ये क्या हुआ, दिस इज योर टेम्परेचर T1, यहाँ पे ये टेम्परेचर है आपका T2, ये है आपका लेंथ L, और ये है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया A।
सर लाइक करके अटेंडेंस लगा दी है, ओहो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। चलो अब देखें गाइस, यहां से सपोज ये टेम्परेचर मैं बोल रहा हूं T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना। T1 इज, ध्यान समझना, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगी, हीट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, हीट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, हीट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, है कि नहीं मित्रों, बताएं क्या आपको ये समझ में आया। है ना, हीट ये हुआ। अब अगर ये T1 ग्रेटर देन T2 हुआ तो मैं बोलूं इन टाइम T, ध्यान समझना, इन टाइम, या ऐसे बोलूं लेट हीट ट्रांसफर्ड इन डेल्टा T टाइम is delta Q. Let heat transferred in delta T time is delta Q, right? समझना मेरे भाई ध्यान से, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो डेल्टा Q है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा और कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जल्दी से बताएं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो डेल्टा Q है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिपेंड करेगा तो किस किस चीज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गाइस जल्दी से बताएं आप लोग। तो पहला चीज तो ये है कि ये तो तुम्हारा टाइम पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं, जितना ज्यादा देर तक, बोलेंगे भैया यहां से पाइप लगा रहे हैं पानी जाने के लिए, कितना पानी ट्रांसफर होगा, जितनी देर तक ट्रांसफर करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बोले बोले सब लोग बताएं, पहला ये तो समझ में आ गया। अच्छा दूसरा, जितना मोटा पाइप होगा, जितना मोटा पाइप, बहुत आराम से समझो, कोई तोप चीज नहीं है, जितना मोटा पाइप होगा उतना ज्यादा पानी फ्लो करेगा, जितना ज्यादा मोटा पानी होगा, जितना ज्यादा मोटा पाइप होगा उतना तेजी से फ्लो होगा। यानी कि आपका डेल्टा Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब होता है हाइट। जैसे मान लो वाटर करंट की बात करें अगर, तो पानी, अगर सोचो कि एक पानी का टैंक बहुत ऊंचाई पे रखा हो और दूसरा एकदम नीचे हो तो पानी बड़ी तेजी से नीचे आता है, लेकिन अगर पानी एक यहां पे हो एक यहां पे हो तो धीरे से ऐसे आता है। जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पानी तेजी से फ्लो करता है। तो यहां पे हाइट यानी टेम्परेचर हो जाता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, एक बहुत गर्म है एक बहुत ठंडा है, तो तेजी से फ्लो होगा। फीलिंग आ रही है कि नहीं? तो यानी कि आपका जो डेल्टा Q है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां मैं लिख देता हूं आपका डेल्टा T पर, है ना, किस पे, डेल्टा T पर। और डेल्टा T यहां लिख लो, कंफ्यूज मत हो, T1 माइनस T2, है ना। डेल्टा Q डिपेंड करेगा आपका किस पे, डेल्टा T पर। मोटा पानी, ओके चलो मोटा भाई, ओके तो मुझे, अच्छा अब देखो, जितना बड़ा पाइप होगा उतना तेजी से फ्लो होगा या उतने धीरे से फ्लो होगा। गाइस जितना बड़ा पाइप का मतलब जितनी दूर ले जाओगे, यार जितनी दूर ले जाओगे तो समझ लो क्या होगा, कम हो जाएगा ना। जितनी दूर ले जाओगे तो अमाउंट फ्लो होने में टाइम लगेगा ना, यानी कि कम फ्लो करेगा। पास में अगर है तो खटा 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 तुरंत बहुत तेजी से फ्लो हो जाएगा। आप सपोज यहाँ पे टंकी है, यहाँ पे बाल्टी है, पानी आपने यहीं से यहीं फ्लो करना है, 3 सेकंड में आपका पानी यहाँ से आया तो कितना ट्रांसफर होगा, और यहीं से लेके आपको ले जाना है हिमालय तक ले जाना है, राइट, तो आपको टाइम लगेगा, है ना। यानी कि उसी पर्टिकुलर टाइम में तो जो आपका लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बड़ा ही जबरदस्त चीज है। एवरीवन टेल मी, आया समझ में आया? तो अब अगर इन चारों को कंबाइन कर दो तो डेल्टा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T टेम्परेचर में
अपॉन एल। मैं यहां से बोलूं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी टाइम प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी अपॉन एल। लेट्स पुट हियर, और इस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को मैं ऐसे बोलूं, दिस इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल, where delta q upon delta t is called heat current, is called heat current, right, is called heat current, is called heat current। तो अब एंड डिनोटेड बाय h, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू आ गई के ए डेल्टा टी अपॉन एल। और यहां पे जो आपका K है ना, जो K है, वेयर K इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, वेयर दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। बताएं, मजा आया? एकदम अच्छे से मजा आया गाइस? जितने भी लोग यहां पे हैं बताएं, इज इट क्लियर टिल नाउ? कंफ्यूज नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना। स्टार्ट आसान वाली चीज क्या है तो टफ वाली भी कराएंगे, परेशान नहीं होना, राइट? सबको ऐसे ही करेंगे। मैंने बोला है कि लास्ट तक सारा कुछ करेंगे, राइट? ये परेशान नहीं होना आपको, सारा सिलेबस करेंगे तो सारा करेंगे। क्लियर? दिस इज योर थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस, राइट? डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट? ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेट मी टेल यू, अब हम आपको एक बात बोलेंगे, एक काम मैं आपको करता हूं, आगे बढ़ता हूं, राइट? आगे बढ़े गाइस, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े एवरीवन। आपका थोड़ा सा और है, आई एम इरेजिंग इट, ओके, आई एम इरेजिंग इट। चलो अब देखो ध्यान से, क्या करूं अगर मैं यहां पे बोलूं कि आपके पास में दो सब्सटेंस है, एक आपने क्या किया, इस तरह से लिया, राइट? ये आपका एक सब्सटेंस था और आपने क्या किया, दूसरा यहां पे लिया, राइट? तो अगर देखो आप लोगों को क्या करना है, हीट करंट क्या होता है, हीट करंट क्या होता है, हीट करंट इज H एंड दिस इज, मतलब अगर मैं बोलूं थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो ध्यान से क्या एनालॉगस होता है। करंट का काम कौन करेगा, हीट करंट करेगा ना। डेल्टा V का काम करेगा डेल्टा T, राइट? तो यहां से देखो जो करंट था तुम्हारा, जो करंट था, मैं बहुत साफ शब्दों में समझा रहा हूं, H बराबर आपको मिला है के ए डेल्टा एल डेल्टा टी अपॉन एल, है ना? तो देखो V बराबर क्या होता है यहाँ पे होता है V बराबर आई आर ना। यहाँ पे डेल्टा V बराबर आई आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर H इंटू रजिस्टेंस। तो डेल्टा टी क्या होगा, यहाँ से देखो डेल्टा टी बराबर H इंटू एल अपॉन के ए, एल अपॉन के ए, राइट? एल अपॉन के ए। तो ध्यान से समझना गाइस कि एल अपॉन ए के ए जो है वो तुम्हारा थर्मल रेजिस्टेंस होता है। थर्मल रेजिस्टेंस इज व्हाट, एल अपॉन के ए, राइट? एल अपॉन के ए इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे जो काम आर करेगा वो काम यहाँ पे एल अपॉन के ए करेगा, है ना? एल अपॉन के ए करेगा। तो अपन लोग एक बात समझते हैं यहाँ पे, राइट? आई होप कि ये चीज समझ में आई आपको। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अब अगर मैं एक काम करूं, दो थर्मल कंडक्टर को मैं इस तरह से सीरीज में ऐड कर दूं, राइट? लेट से मैं इस तरह से सीरीज में ऐड कर दूं, राइट? मैं क्या करूं, सीरीज में ऐड कर दूं। तो गाइज मुझे बताओ, अगर मैं सीरीज में ऐड करूंगा तो मुझे आर नेट क्या मिलेगा, आर में नेट मिलेगा R1 प्लस R2 एंड रेजिस्टेंस क्या है, एल अपॉन के। अगर एल एरिया तुम्हारा क्या है, सेम है, और कंडक्टिविटी तुम्हारा जो के डैश है वो तुम्हारा सेम है, दोनों का इफेक्ट, मान लो इसका कंडक्टिविटी क्या है, K1 है, इसका K2 है, और इस पूरे का कितना है, दोनों का मिला के के डैश है। तो के डैश ए बराबर एल अपॉन K1 ए
प्लस एल अपॉन के टू ए। तो यहाँ से देखो आपका आ गया 1 अपॉन के डैश बराबर 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें पैरेलल की, अगर हम पैरेलल की बात करें, मतलब इस तरह से अगर आप पैरेलल में आप दो कंडक्टर को जोड़ देते हो इस तरह से और इस तरह से, राइट, इस तरह से अगर जोड़ देते हो आप, तो यहाँ पे जितना हीट इधर जाएगा उतना हीट इधर जाएगा, ये उसी तरह से फ्लो करेगा, राइट, हीट इस तरह से फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो गाइस क्या चीज़ सेम रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहने वाला है, राइट, यानी वोल्टेज डिफरेंस के टाइप में। तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस होता था वो क्या होता था, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन आर डैश मतलब ये के डैश ए अपॉन एल, अगर एरिया और लेंथ सेम है तब के डैश ए अपॉन एल, और अगर सेम नहीं है तो आप पुट कर देना के डैश ए डैश अपॉन एल, के डैश ए वन अपॉन एल वन, इस तरह से ये तुम्हारा आ जाएगा के वन ए अपॉन एल प्लस के टू ए अपॉन एल। तो ए बाई एल कैंसिल, के डैश बराबर आ जाएगा के वन प्लस के टू, है ना, के डैश बराबर आ जाएगा आपका के वन प्लस के टू। बोले इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर, के डैश बराबर के वन प्लस एट के टू। तो मतलब यहां पे इस तरीके से आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऐड होता है, थर्मल कंडक्टिविटी आपका इस तरीके से ऐड होता है, राइट। वो ये तब होगा जब आपका ये लेंथ और एरिया सेम होगा। अगर लेंथ और एरिया सेम नहीं होगा तो आप क्या करोगे, सपोज कि लेंथ नहीं सेम है तो आप क्या करोगे, L1 L2 पुट करते जाओगे, इसकी वैल्यू आप A1 A2 पुट करते जाओगे, आपको मिल जाएगा। सपोज यहां पे भी लेंथ सेम नहीं है तो आप रेजिस्टेंस को ऐड करना, यहां पे L1 अपॉन के डैश L डैश अपॉन के डैश ए डैश, L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2, इस तरह से, राइट। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, दैट इज टू कैलकुलेट द जंक्शन कैपेसिटेंस। आपका जो होमवर्क है ये होमवर्क आपका ये है कि सपोज एक आपने ऐसे कंडक्टर लिया, राइट, एक कंडक्टर लिया आपने, यहां पे टेम्परेचर T1 था, यहां पे टेम्परेचर T0 था, और यहां पे आपने इसको टेम्परेचर T2 था। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 था, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 था। तो आपको T0 की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ T1 T2 K1 K2। इन सब का एरिया जो था वो सेम था, इसका लेंथ जो है वो L था और इसका भी लेंथ क्या था, L था, राइट। ये करना है। दूसरा होमवर्क ये है आपके पास में कि अगर आपका ऐसा हो जाए, इसका एरिया क्या है ध्यान से समझना, इसका एरिया आपका A1 है, इसका लेंथ L1 है, राइट, इसका कंडक्टिविटी K1 है, और दूसरा इसका एरिया आपका A2 है, और इसका लेंथ जो है, लेंथ तो सेम ही रखेंगे हम लोग, L ले लेते हैं, और यहाँ पे आपका कंडक्टिविटी K2 है। तो आपको इनका इफेक्टिव K डैश निकालना है, राइट। तो ये दोनों आप लोग होमवर्क करके आओगे। हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में गाइस। कल की क्लास में सर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी पढ़ाएंगे, हिमांशु टामटा, जितना भी चीज़ें आपके सिलेबस में होंगी हम उतनी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, राइट। एटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे जितनी चीज़ें हैं हम वो सब पढ़ाएंगे, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स जो भी चीज़ें हैं आपकी, थर्मो रिलेटिविटी, वो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ है वो आपको पढ़ाई जाएगी एटीसी के लिए, राइट। सो लेट्स मी, मैंने प्लान किया हुआ है अपने हिसाब से। मिलते हैं गाइस कल की क्लास में, और तमाम जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं आप लोग जाके रिवाइज कर लेना। कल की क्लास में आप लोग जो पढ़ोगे दैट इज योर थर्मोडायनामिक्स, राइट। थर्मोडायनामिक्स आप लोग कल की क्लास में पढ़ोगे, दैट मीन्स कार्नोट इंजन, हीट इंजन, ये सब चीज़ें, राइट। तो आप ये जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, इसको जीरोथ को आप ऐसे लिख देते हो ना, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फिर आप हीट इंजन का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हीट इंजन, राइट। आपका कार्नोट इंजन ना, कार्नोट इंजन, ये सब चीज़ें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। जो भी आपका स्टेटमेंट है, क्लॉसियस मसौटी इक्वेशन, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये सारा कुछ हम लोग कल की क्लास में करते हैं। तो गाइज मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।